मेरे गांव में एक मेला होता है गरली में, मदाने का मेला। 2009 में मुझे छोटी सी ट्रॉफी देने के लिए वहाँ पे बोला था आपने चुटकुले सुना, चलो चलो चलो। आज वहाँ पे 2024 लग रहा है, मैं आज तक उस मेले में नहीं गया हूँ कभी। मैंने सोचा उस मेले में जाएंगे तो या जो चीफ गेस्ट जाएंगे या एज ए स्टार परफॉर्म करने जाएंगे। वो 17-18 सितंबर को मेला होता है, मेरे गाँव वाले सारे देख रहे होंगे। किसी ने भी आज तक मुझे उस मेले में दोबारा प्लीज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कमेटी में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ा खींचते हैं, नहीं। अच्छा, तो आपने क्या आपको उसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ता है मजाक मजाक में? नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जब जैसे जितेंद्र भाई हैं, ये चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब ना मैं बड़ा बीमार हूँ यार, थोड़ा चेक करो। डॉक्टर ने चेक किया, कहता आपको ना धीरे धीरे अंदर से कोई चीज़ खा रही है। कहते धीरे बोलो, बाहर ही बैठी है। पुलिस वालों को ना प्रेम और मार दोनों का डर लगता है, पर मैं बहुत कदर करता हूँ क्योंकि मेरे अपनी फैमिली में कुछ पुलिस वाले भी हैं। ये बेचारे ना त्योहार पे घर पहुँच पाते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी ऐसी जगह लगी होती है। उनके साथ मजाक तो अलग बात है, पर मैं पुलिस और आर्मी वालों की बहुत कदर करता हूँ। दर्शकों, सबसे पहले तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था बनाए रखना, यही नहीं कि हमारे ही इलाके में, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, क्योंकि पुलिस का जो रोल है वो कहीं अहम। थैंक्स करता हूँ जितेंद्र जी का कि उन्होंने जो प्यारी सी भूमिका बांधी है वो बड़ी मज़ेदार लगी मुझे। अभी तक मैं हज़ारों के हिसाब से इंटरव्यू दिए हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट भूमिका थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। जो क्योंकि हम हिमाचल की खूबसूरत जगह में खड़े हैं और हिमाचल में ऐसे शब्दों का ज्ञान देने वाला आदमी मुझे बड़े समय के बाद मिला है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और बहुत बड़े प्यार से बोलते हैं तो बंदा सोचता है इसका वैसे ही नेचर है। अब मेरे को मजाक के नेचर से जाना जाता है, तो मैं अगर सीरियस भी बोल रहा हूँ तो लोग कई बार सोच लेते हैं मजाक तो नहीं कर रहा है। अब मैं इसके लिए किस्सा बता देता हूँ। +1 में जी मैं फेल हो गया, तो मैं बता रहा हूँ जी मैं फेल हो गया, सारे सोच रहे हैं मजाक कर रहा है। वो सच में जब रिजल्ट देखा तो सच में बंदा फेल। समय में क्या बोलना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हम दो लोगों को बिल तीन तीन चीज़ों के ऊपर तो आप कॉमेडी कर ही नहीं सकते। एक आप राष्ट्रपति को कुछ नहीं कह सकते, एक आप जातिवाद और धर्म के ऊपर कुछ नहीं कह सकते, तीसरा आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी की निंदा हो या किसी को मानहानि। बाद में बता पीएचडी शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं भी हास्य रस के अंदर ही पीएचडी शुरू कर रहा हूँ, जिसमें 8 प्रकार से ज़्यादा कॉमेडी कोई नहीं करता है। एक इंसान 8 प्रकार से ज़्यादा कॉमेडी नहीं कर सकता, चाहे वो कपिल शर्मा जी हैं, चाहे कृष्णा है, चाहे सुदेश है, चाहे भारती, चाहे इंक्लूड मैं हूँ। मैं खुद 8 प्रकार की comedy नमस्कार, करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़े हैं मेरे साथ आज हिमाचल से, और आज हम बात ही करेंगे मजाक ही मजाक में, एक ऐसे मजाक की जो मजाक ही मजाक में प्रसिद्ध हो गया। और उस मजाक के लिए, जिस मजाक के लिए लोग पछताते हैं, आपको दिखाएंगे कि उसका पछतावा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजाक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको 100 हज़ारों बीमारियों का इलाज मिलता है, और इलाज भी ऐसा कि दोबारा वो बीमारी आएगी नहीं। और मजाक के लिए आज हमने चुना है एक ऐसे शख्सियत को जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। आपने सुना है कथाओं में, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों में, कि कलयुग में जो है वो वास करता है। कलयुग कहाँ वास करता है? स्वर्ण में। और स्वर्ण ऐसा जो कि चुराया हो, लेकिन जो कमाया हो वो सोना तो फिर आपको पता ही है। और इसी सोने के साथ हम आपको मिलाने जाएंगे मजाक ही मजाक में हमारे भाई प्रिंस गर्ग जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब पहले थोड़ा अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ जितेंद्र जी का कि उन्होंने जो प्यारी सी भूमिका बांधी है वो बड़ी मज़ेदार लगी मुझे। अभी तक मैं हज़ारों के हिसाब से इंटरव्यू दिए हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट भूमिका थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। जो क्योंकि हम हिमाचल की खूबसूरत जगह में खड़े हैं और हिमाचल में ऐसे शब्दों का ज्ञान देने वाला आदमी मुझे बड़े समय के बाद मिला है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम जी प्रिंस गर्ग है। और आज मुझे आप जिस चैनल पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा क्योंकि बहुत सारे हिमाचलियों का प्रेम मिलता है। और मुझे मौका मिला टीवी पे आने का 2017 में। हंसाने का मुखिया कौन, एक टीवी शो आया जिसकी वजह से थोड़ी व्याख्याता ज़्यादा हो गई। तो शोज़ करते गए हिमाचल में, बाहर, अब तो हर जगह शोज़ कर ही रहे हैं। और साथ में आप लोगों का सभी का प्रेम मिलता रहा। प्रिंस जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, मजाक हाँ जी। कितना खतरनाक होता है? क्योंकि हमने एक कहानी सुनी है कि एक व्यक्ति मजाक करता था गांव वालों से कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन जिस दिन आया तो वो गांव वाले माने ही नहीं। तो मजाक कहाँ तक सही है? मजाक ऐसा है कि आप अपनी लोगों के साथ जुड़ते किस पर्पज से हैं। कई लोग होते हैं बड़े प्यार से बोलते हैं तो बंदा सोचता है इसका वैसे ही नेचर है। अब मेरे को मजाक के नेचर से जाना जाता है, तो मैं अगर सीरियस भी बोल रहा हूँ तो लोग कई बार सोच लेते हैं मजाक तो नहीं कर रहा है। अब मैं इसके लिए किस्सा बता देता हूँ। +1 में जी मैं फेल हो गया,
तो मैं बता रहा हूँ जी मैं फेल हो गया, सारे सोच रहे हैं मजाक कर रहा है, वो सच में जब रिजल्ट देखा तो सच में बंदा फेल निकला। आपने फेल होने की बात की, मेरे को भी एक बात याद आ गई। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब +2 में पढ़ते थे तो हमारा सब्जेक्ट था ENT, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो हम +1 में हमने पेपर दिए और +1 के पेपरों में हम 6 लोग थे उस सब्जेक्ट में, और 6 में से मैं अकेला पास हुआ। तो मास्टरों ने मेरा नाम लिख दिया फेलों में फर्स्ट। तो फेलों में फर्स्ट आने वाले जो व्यक्ति होते हैं आपके सामने खड़े हैं। और मजाक कहाँ तक, किस हद तक होना चाहिए? मजाक एक लिमिट तक होना चाहिए। मजाक करने के लिए आपको ज़्यादा शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो लक्ष्मण रेखा है वो कहाँ तक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में, या पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो ये जितने भी मेरे कॉमेडियन भाई देख रहे हैं उनके लिए भी एक नॉलेजेबल चीज़ है, और जितने भी इस विधा के लोग हैं उनके लिए भी है, आम इंसान के लिए भी है। पूरी दुनिया में 38 प्रकार की कॉमेडी की जाती है और 39 प्रकार की जो है वो रिसर्च चल रही है। अभी मैं PhD शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं भी हास्य रस के अंदर ही PhD शुरू कर रहा हूँ, जिसमें 8 प्रकार से ज़्यादा कॉमेडी कोई नहीं करता है। एक इंसान 8 प्रकार से ज़्यादा कॉमेडी नहीं कर सकता, चाहे वो कपिल शर्मा जी हैं, चाहे कृष्णा है, चाहे सुदेश है, चाहे भारती, चाहे इंक्लूड मैं हूँ। मैं खुद 8 प्रकार की कॉमेडी करता हूँ। इससे ज़्यादा एक आदमी के पास टैलेंट नहीं है कि उससे कौन ज़्यादा- कौन से प्रकार हैं वो, जिस प्रकार से आप वो बड़ा ज़्यादा घुस जाएंगे हम अंदर। वैसे तो उसमें साइलेंट कॉमेडी होती है, आपकी गैग कॉमेडी होती है, स्टैंड अप होता है, मिमिक्री आर्टिस्ट, जैसे मैं 40-50 आवाज़ें निकालता हूँ अलग-अलग, तो वो भी एक कॉमेडी का ही एक पार्ट है। तो वो अलग-अलग विधाएँ हैं। एक होती है जैसे आपके 9 रस 9 ग्रह है, वैसे ही इसकी भी विधाएँ हैं, उसमें अंदर घुसेंगे तो और ज़्यादा डीपली घुसेंगे। इस समय में क्या बोलना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हम 2 लोगों को तीन चीज़ों के ऊपर तो आप कॉमेडी कर ही नहीं सकते। एक आप राष्ट्रपति को कुछ नहीं कह सकते, एक आप जातिवाद और धर्म के ऊपर कुछ नहीं कह सकते, तीसरा आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी की निंदा हो या किसी को मानहानि बाद में बंदा केस ठोक दे। तो कुछ बातें हैं, कुछ लिमिट्स हैं, वो पढ़ के ही बंदे को स्टेज पे जाना चाहिए। मुझे पर्सनली स्टेज पे जाते हुए 19 साल हो गए, 20वां साल चला हुआ, मैं 2005 से परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैंने पिछले कुछ सालों से इतना कुछ सीखा है, उसमें जब समय जुतियाँ मारता है तो बहुत कुछ सिखाता है। और आज बंदों को लगता है कि नहीं, बंदा आया जो आधे घंटे में उसने रेल बांध दी, वो मेरे आधे घंटे के पैसे, आधे घंटे का टैलेंट नहीं है, वो मेरे पिछले 20 सालों की तपस्या है जो मुझे आज रिटर्न कर रही है। तो जितने भाई लोग देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा मैसेज जाता रहे, मैं यही चाहता हूँ। प्रिंस जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कॉमेडी में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ा खींचते हैं। अच्छा, तो आपने क्या आपको उसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ता है मजाक मजाक में? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जब जैसे जितेंद्र भाई हैं, ये चले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब ना मैं बड़ा बीमार हूँ यार, थोड़ा चेक करो। डॉक्टर ने चेक किया, कहता आपको ना धीरे धीरे अंदर से कोई चीज़ खा रही है। कहते धीरे बोलो, बाहर ही बैठी है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें ना, जब मैं उनके ऊपर ही पंच मारता हूँ, जैसे आप हंस रहे हैं तो वो भी मजा लेते हैं कि यार एक हिमाचल का लड़का आया था, बड़ा मजे लगाया उसने, तो बाद में वो बड़ा प्रेम करते हैं। पर पुलिस वालों को तो प्रेम और मार दोनों का डर लगता है, पर मैं बहुत कदर करता हूँ क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में कुछ पुलिस वाले भी हैं। ये बेचारे ना त्योहार पे घर पहुंच पाते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी ऐसी जगह लगी होती है। उनके साथ मजाक तो अलग बात है, पर मैं पुलिस और आर्मी वालों की बहुत कदर करता हूँ। दर्शकों, सबसे पहले तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था बनाए रखना, यही नहीं कि हमारे ही इलाके में, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, क्योंकि पुलिस का जो रोल है वो कहीं अहम हो जाता है। लेकिन प्रिंस जी से जानेंगे सर, कौन कौन सी मुश्किलें आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने को स्टार्टिंग में हुई? कहते हैं कि चाहे आप पूरे दुनिया में आप जितने मर्जी फेमस, हर एक आदमी का लेवल है। जहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ वहाँ से आगे जाने का मेरा और सपना है कि यहाँ से मैं और आगे कैसे जा सकता हूँ। तो वो मुश्किलें पहले दिन से चली हुई हैं। कहते हैं अगर आपको मुश्किलें नहीं आ रही हैं तो मतलब आप मर चुके हैं। अगर मृत्यु आपको अगर कष्ट आ रहे हैं, थोड़ी तकलीफें आ रही हैं, तो मतलब आप जिंदा हैं। तो मैं जिंदा हूँ और मेरी कोशिशें हैं। तकलीफें ऐसा है कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लोगों को बताना पड़ता था कि मैं चुटकुले सुनाता हूँ, क्योंकि चुटकुले मैं हाथ पे 3 चुटकुले लिख के जाता था, 4 एक अक्षर लिख के जाना फिर सुनाना। तो कई बार तो ऐसा हुआ, मैंने सोचा उस मेले में जाएंगे तो या तो चीफ गेस्ट जाएंगे या एज ए स्टार परफॉर्म करने जाएंगे। वो 17-18 सितंबर को मेला होता है, मेरे गांव वाले सारे देख रहे होंगे। किसी ने भी आज तक मुझे उस मेले में दोबारा नहीं देखा, मैं गया ही नहीं। तो ये मुश्किलें आती हैं। एक और बात जानना चाहेंगे प्रिंस जी, क्योंकि अक्सर सुना गया है, अक्सर देखा गया है, महसूस किया गया है कि जो व्यक्ति ज़्यादा मजाकिया होता है हाँ, उसके पीछे बड़ी सीरियस लाइफ होती है। क्या बिल्कुल। ऐसा सच है? बिल्कुल, क्योंकि हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये मैं भी कहता हूँ और दुनिया के बड़े बड़े कॉमेडियंस भी कहते हैं, हर कोई कहता है। रीज़न क्या है कि आपको किसी को लाफ्टर लाना है, 30 सेकंड का पंच बनाना है, उसके पीछे आपका जो प्रयास है, उतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप क्लास में बैठे हो तो हर कोई आपको उसी नज़र से देख रहा है,
कि यार पता नहीं क्या होना। उनको लगता है ये हँसा रहा है, हँस रहा है, इसको कोई तकलीफ ही नहीं है। अभी रिसेंटली 2024 15 जनवरी को मेरा घर जल गया था, 3 मंजिला, उसमें बहुत सारा नुकसान हो गया था, कुछ नहीं बचा था। तो वो मेरे लिए सबसे पीड़ा और दर्दनाक का टाइम था, क्योंकि उसके 3-4 दिन बाद मेरा शो था। तो मैंने इवेंट्स वालों को बोल दिया कि भाई मैं नहीं हँसा पाऊँगा। वो ज़िंदगी का ऐसा मोड़ था कि हम पूरी फैमिली बड़ी ज़्यादा उसमें थी, परेशान थी, क्योंकि लकड़ी का घर था और वो जो आग लगी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी, तो सब कुछ ले गई। तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने शोज़ को मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, आप किसी और से करवा लें। बीच में 4 दिन तक, क्योंकि मैं खुद खुश नहीं था। तो हँसाने के लिए पहले खुद खुश होना पड़ता है, और जो तकलीफ़ें हैं कॉमेडियन उसको साइड रख के स्टेज पे जाता है। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मुझे क्या अवार्ड मिले हैं, मेरा पूरा घर ट्रॉफ़ी से भरा हुआ है। तो मैं जब उसको ला के रख देता हूँ तो मैं फिर भूल जाता हूँ कि ये मुझे मिल गया, बस ये मेरा है, अब मुझे आगे बढ़ना है। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूँगा तो मैं बुढ़ा होके अपने बच्चों को सिर्फ ये बोल पाऊँगा कि एक दिन जो ਤੁਹਾਡਾ पापा हा सै इंज करदा हा, फिर कैसी कमेदा नहीं। ना वो आगे बढ़ पाएंगे ना वो पीछे बढ़ पाएंगे। तो बस अपनी अपनी इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो अकॉर्डिंग टू मी आप अपनी कुर्सी भूल जाओ। आप कौन से ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप इन ज़िंदगी में इतना राइज़ करेंगे, इतना खुश रहेंगे कि कोई सोच ही नहीं सकता। अब मैं अगर अपनी कुर्सी को साथ लेके चलूँ कि ये कर दिया वो कर दिया, तो ना मैं किसी के साथ हंस के बात कर पाऊँगा, ना मैं किसी के साथ मिल बांट के अपने वो सुख और दुख शेयर कर पाऊँगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं पीछे हमारे हरियाली है और आज बरसात का मौसम शुरू है, लेकिन भाई ने बात की आग की। हाँ, तो अभी जो पीछे मंजर था हिमाचल का या और जगहों का, वो बहुत ही भयावह है। वो देख के ही डराने वाला था। जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी, अजीब सा एक अग्नि का एहसास होता था। तो उस आग से बचने के लिए इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें जंगलों को बचाना चाहिए, किस प्रकार, क्योंकि हम कई जगह देखा कि जानवर जल चुके हैं, उनके बाल बिल्कुल जल चुके बिल्कुल। हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, विशेषकर आग के ऊपर? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं पहले तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। क्योंकि उसका नुकसान क्या है वो हमें और उनके बच्चों को ही भुगतना है। क्योंकि अगर हम किसी और को मार देंगे तो हमारा भी निश्चित है हम भी एक दिन मरेंगे। तो पहले तो सबसे पहले कि आप पेड़ लगाएँ। मैं खुद मतलब पेड़ लगाता हूँ, चाहे साल का एक ही पेड़ लगाऊँ, चाहे अपने जन्मदिन वाले दिन ही लगाऊँ। आप उसकी सेवा करें, और उसको जंगल को जो हमारा भी नुकसान हुआ इस बार, तो उसको धीरे-धीरे भरना चाहिए। और आप प्लीज़ ये जो सोचते हैं कि मज़ाक में एक तीली लगा के देखते हैं क्या होता है, फिर वो बहुत बड़ी बयान है, क्योंकि आग किसी की नहीं बनती है। जब मेरा घर जला था तो मैं बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ में था, तो उन दिनों 4 लाइनें लिखी थी। कहता है कि भूखे रहकर पेट की जलन सही है, रातें जाग कर नींद की जलन सही है। क्योंकि जब आप फेमस हो जाते हैं तो बहुत सारे अननोन पर्सन भी फेसबुक पे आके आपको नेगेटिव लिखते हैं। तो कहता है कि भूखे रहकर पेट की जलन सही है, रातें जाग कर नींद की जलन सही है, जाने अनजानों के मिले तानों की जलन भी सही है। अरे मुझे मेरी मंजिल पाने से कौन रोकेगा, जिसने अपने घर में लगी हुई आग तक की जलन सही क्या बात। है ना? तो हम्बल रिक्वेस्ट हुई है कि आप अच्छे कार्य करें, और लाइफ में कब क्या मिलेगा बस उसको एक्सेप्ट करें, माँ बाप की सेवा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। दर्शकों, एक बात और आज मैं बताऊंगा आपको कि एक मोटिवेटर, एक प्रमोटर, एक मजाकिया, एक जनरल नॉलेज, एक मीडिया का कार्य जो था हमारे सृष्टि में सबसे प्रथम किया था नारद जी ने। और नारद जी को एक मजाक महंगा पड़ गया था, जिसके बाद उनको आपने कहानी सुनी है कि बंदर का मुख लगाना पड़ा। हाँ, तो प्लीज जी, मजाक करने के बाद मजाक सहने की कितनी सहन शक्ति चाहिए? बहुत ज़्यादा है। मेरे ऊपर तो उल्टा केस हो गया था एक बार। बच गया, मैं लुधियाना गया था शो करने। जगह नहीं बताऊँगा वरना बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच जाएँगे। 2018 की बात है, और जब मैं था भी थोड़ा बच्चा, तो मज़ाक-मज़ाक में वहाँ पे किसी ने ऐसी चीज़ बोल दी। उस दिन के बाद मैंने कॉमेडी को बड़ा डीपली पढ़ना शुरू किया कि मुझे किन-किन दायरों में रहना है। तो वहाँ पे तो भाई साहब बेचारे सारे जो कमेटी-कमूटी तो सारे चिट्ठा लेके आ गए थे इतनी बड़ी। तो महँगा पड़ता है। मेरे से आज भी बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हम तो अपने फेस से जब मैं बोल रहा हूँ स्टेज पे तो माहौल बना हुआ है। भाई साहब ने तो मुझे लाइव सुना हुआ है। मैंने 1.5 घंटा परफॉर्मेंस किया था आपके जब शहर आया था। तो जब हम मज़ाक कर रहे हैं तो हम उस मूड में, मुझे नहीं पता सामने वाले का साले का जो ब्रेकअप होके बैठा हुआ है, मुझे क्या पता, मैं तो उसको बोल रहा हूँ मज़ाक में। तो कभी-कभी वो महँगा पड़ जाता है, वो हमें एक्सपीरियंस सिखाता है। अब कलयुग लगा, बंदर का मुँह तो नहीं लगा सकते, लेकिन वो फेसबुक पे आके लगा के डाल देते हैं। तो ये महँगा पड़ जाता है कभी-कभी, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए गर्ग जी, आपका बहुत बहुत कोई विशेष संदेश आप दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं सभी दोस्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि घोर कलयुग लगा है, और आप अगर चाहते हैं कि आप जल्दी कामयाब हो, तो एक सूत्र दे रहा हूँ, जो मैं अपने लाइव शो पे भी कहता हूँ, यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि आप मंदिर जाएँ, ना जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके घर में माँ-बाप हैं, वो ज़िंदा जागता भगवान है। आप उनकी सेवा करें और उनकी आदर-खातिर करें, उनके साथ रहें। आप बाहर नौकरी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उनको साथ टच में रहें, उनके साथ रिगार्ड करते रहें, उनके साथ प्रेम करते रहें। फिर मंदिर जाएँ, ना जाएँ, आप जल्दी कामयाब हो जाएँगे।
बस मेरी तरफ से बहुत अच्छी बात प्रिंस जी ने बताई कि मातृ पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है और ऋषि ऋण होता है। उन सभी से मुक्त होने के लिए माता पिता की सेवा करें। और दूसरी बात, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से घर की तरफ उछालो यारो। हाँ, तो मजाक ही मजाक में इतना बड़ा पायदान हासिल करना, इतनी बड़ी शोहरत हासिल करना, दर्शकों, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो इस मजाक को हम आगे भी बरकरार रखेंगे। फिलहाल के लिए आपसे देंगे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय माता।